इक्विलिब्रियम समझने से पहले बस एक ही बात कहूंगा कि भाई आप इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन अब आपकी रेफरेंस बुक का या आपके एनसीईआरटी का लगा के देखिए, आपसे बनेगा सिंपल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम लॉ। सिंपल टारगेट हमारा आपके बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है ना। घबराना नहीं है, एकदम टेंशन लेना। अगर आप न्यूमेरिकल में अभी कच्चे हो तो टेंशन मत लेना, अब से समझ लो कि न्यूमेरिकल आपके बच्चे हो, ठीक है ना। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। घबराओ मत न्यूमेरिकल्स को देख के, बिकॉज इससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अभी क्या करना है, अभी न्यूमेरिकल्स पर इस तरह से हम कमांड करेंगे अपने बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, सो दैट आप न्यूमेरिकल अपने एग्जाम में देखें और आपके दिमाग में क्लियर कट उस न्यूमेरिकल की इमेज बन जाए। आपको सोचना ना पड़े कि इसको ऐसे करूं कि ऐसे करूं। न्यूमेरिकल देखोगे आपके दिमाग में पहले से इमेज बनेगी। तो घबराइए मत और बस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारी चीजें आपके लिए चैनल पर मिलने वाली हैं। सो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को अभी हिट करें नाउ। तो अगर मैं आपसे कहता हूं भाई न्यूमेरिकल्स ऑन कूलॉम लॉ बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में हम खास दो टाइप के न्यूमेरिकल्स को लेंगे। देखिए दो टाइप में, पहला टाइप जो है ना, हम उसको जो है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा। भाई पहले टाइप में आपसे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इस वीडियो में तो हम उसको नहीं करेंगे, बिकॉज सब बच्चे जो है सबसे पहले इसी को निपटाते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कुछ डिस्कशन तो होना चाहिए ना। चलिए, तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल में आपसे कूलॉम लॉ में पूछा। कूलॉम लॉ का काम क्या होता है भाई, दो चार्जेस या जो है दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। वैरायटीज बहुत सारी बन जाती हैं। देखिए फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, से Q1 Q2, और उन दोनों के बीच में सेपरेशन अगर R है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 K Q1 Q2 R²। K क्या है, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 1, एयर के लिए भी 1 लेके चलोगे काम चलेगा। वाटर के लिए अगर देख रहे हो तो 81 हो जाएगी। इसी तरह से प्लास्टिक के लिए 2.5 आप एवरेज लेकर के चलें, और अगर कोई अलग से मीडियम अगर आपको दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी। क्वेश्चन आपसे इसमें से कराऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता दूं आगे हम बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई मान के चलिए दो चार्जेस हैं आपके पास, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में वाटर है, क्या है, वाटर, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, तो आप इन वैल्यूज को पुट करोगे। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू यहां पर आएगी 81, इसकी पूरी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। तो ये वैल्यू आप पुट करनी है। चलिए, इसमें एक और, तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन में। इसमें आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है, लेकिन पूछेंगे नहीं। वो क्या, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में सेपरेशन अभी वैक्यूम है, या कहें वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है, या कह दें कि एयर में है, और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। इसके बाद आपसे ये भी कह सकता है कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में मैं प्लास्टिक की एक शीट रख दूं, बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो फिर फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कितने गुना कम हो जाएगा। तो आंसर इज, पहली चीज, वैक्यूम में ना फोर्स मैक्सिमम होता है, तो फोर्स हो जाएगा कम, फोर्स हो जाएगा कम। अब कितने गुना कम होगा ये डिपेंड करता है कि प्लास्टिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। अगर प्लास्टिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2.5 है, तो फिर इसका मतलब है कि प्लास्टिक के मीडियम में अगर आप दो चार्जेस रखेंगे तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा 2.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 2.5 गुना कम फोर्स लगेगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी, उतने ही कम फोर्स हो जाता है मीडियम के अंदर एयर की कंपैरिजन में या वैक्यूम कंपैरिजन में। आई होप ये तो आपको आता होगा, ठीक है। तो उस पर हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। और आगे जो है ना, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और यहीं से अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इस पर से क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी इंक्लूड किया गया, बोर्ड में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आपको दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में इमेज होना चाहिए कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जरा, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि दो चार्जेस मान के चलिए आपके पास रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस किसी सेपरेशन A पर रखे हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस के इस लाइन पर कहीं भी एक चार्ज रख दूं, तो मुझे ये चार्ज कहां रखना चाहिए, सो दैट दिस चार्ज और दिस एंटायर सिस्टम शुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्या पूछा जाएगा, बोला टू चार्जेस, नोट कर लो, टू चार्जेस प्लस 4e एंड e आर केप्ट एट सेपरेशन A
A third charge Q is kept on the line joining these charges. Where should be the, ये क्वेश्चन है, where should be the third charge kept so that system remain in equilibrium? बोला तीसरे चार्ज को कहां लाके रख दूं so that इस पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम बना रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि भाई इस सिस्टम में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। एक तो ये बन जाएगा। दूसरा, अलग से भी पूछा जा सकता है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्या पूछा जाएगा कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है। तीसरा, इस चार्ज को अगर आप रख रहे हो तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी जा सकती है। चौथा, इसका नेचर पूछा जा सकता है। ठीक है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा कि अगर आपसे क्वेश्चन है पूछा जाए कि वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज कैप्ट, आपसे पूछे सिर्फ पोजीशन, क्या पूछे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या पूछे, सिर्फ पोजीशन पूछे कि तीसरा चार्ज या ये चार्ज क्यू कहां रखना चाहिए, तो पोजीशन जब पूछे ना, तो जो सेंट्रल चार्ज है, ये बीच वाला चार्ज है, इसका इक्विलिब्रियम चेक करो। क्या चेक करो, अगर आपसे, मेरी बात नोट कर लो भैया, अगर आपसे कहे कि भाई ये जो चार्ज आप रख रहे हो इसकी पोजीशन क्या है, बोला वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज कैप्ट, तो आपको सेंट्रल चार्ज, इस बीच वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना। बोला सर कैसे करेंगे, क्या करें, वो समझ में नहीं आ रहा है, सब समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना। दूसरी चीज, अगर आपसे कहा जाए कि भाई मैग्नीट्यूड भी निकालो, तो ये तो करना ही है, इसके साथ साथ इसके लिए एक स्टेप और बढ़ा देंगे। कैसे, तो बोला सेंट्रल का तो निकाल ही दिया, एक साइड वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम और देख लो, लेकिन ईजियर साइड से। कहां से, ईजियर साइड से। काम खत्म, पैसा हजम। समझ गए ना। देखिए क्या करना है, बड़ा ही सिंपल सा काम। तो आपको यही क्वेश्चन मिल गया और इसमें आपसे सिर्फ मान के चलिए पहले ये पूछा गया, बोला वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज कैप्ट, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज कैप्ट सो दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो क्या बोलोगे, सबसे पहले क्या कहा आपसे, पोजीशन पूछ रहा है ना, पहले तो सिर्फ इतना क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है ना, तो क्या बोलो पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है, पोजीशन। तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करोगे, सेंट्रल चार्ज का इक्विलिब्रियम देखिए सबसे पहले। तो मैंने क्या कहा कि सेंट्रल चार्ज का इक्विलिब्रियम, ये चार्ज, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए, पहली चीज। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा और मान के चलिए दोनों फ्री चार्जेस हैं, ठीक है। अब मान के चलो अगर मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, ये दोनों इस साइड भाग जाएंगे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर आप रखोगे तो ये तो गड़बड़ी हो जाएगी। नेगेटिव रख लो, नेगेटिव रखने से क्या होगा ना कि ये भी इसको, ये +4e भी इसको खींचेगा, ठीक है, ऊपर की साइड ये +4e भी खींचेगा और ये +e भी खींचेगा, ठीक है ना। ऐसी बात है ना। तो चलो मुझे ऐसा करना चाहिए कि इसको मैं यहां पे रख दूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना देखने में कि इसके पास में आ गया, छोटा कमजोर वाला चार्ज है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप क्या करें, बोला पहले इसका सेंट्रल चार्ज का इक्विलिब्रियम निकाल लें। कैसे निकालोगे, तो आपने क्या किया कि भाई पहले तो नेगेटिव होना चाहिए ना। तो ये देखो कैसे, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, जब इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, समझ गए, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, तो इस चार्ज पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आपने क्या कहा कि भाई देखो सबसे पहले किस किस के बीच में फोर्स निकाल दो, किस किस के बीच में, 4e और q के बीच में, है ना। देखो फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0, जिसको आपने लिखा k 4e इंटू q, कोई साइन नहीं, 4e इंटू q। मान के चलिए कि ये जो है ना यहां से सेपरेशन हो गई आपकी, लेट से ये x डिस्टेंस पर रखा है, कहां रखा है, x, और ये पूरी सेपरेशन है इन दोनों के बीच में a। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a माइनस x, ठीक है। तो आपने क्या किया, 4e और q के बीच में, तो 1/4πε0 q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, तो भाई e इंटू q अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर a माइनस x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। चलिए क्या करें, e से e काट दो, ठीक है, यहां पे भी k था, k से k काट दो, क्या बचा, 4 इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। q से q भी कट रहा है, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दो, कट जाए तो स्क्वायर रूट लगा दो। स्क्वायर रूट लगाओगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा x,
यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 है ओनली, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ओनली a माइनस एक्स बचेगा। आप इसको क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, और यहां से फर्दर सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई कितनी, 2a/3, कितनी आ गई, 2a/3। इसका मतलब है कि 4e से कितने दूर रखना चाहिए, बोला इस a का 2/3 पार्ट। समझ गए, आपने क्या निकाल दिया, जब पूछा जाए पोजीशन, क्या पूछा जाए, पोजीशन, तो आपको क्या करना है भाई, सेंट्रल चार्ज पर नेट फोर्स देख लो, ये भी इसको खींचेगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स, ये भी इसको खींचेगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स, निकाल दी x की वैल्यू, मतलब पोजीशन निकाल दिया आपने सेंट्रल चार्ज पर इक्विलिब्रियम चेक करने के बाद। अगर आपसे पूछ ले और कि भाई आपने इस चार्ज को किस पोजीशन पे रखना है, तो भाई x इज इक्वल 2a/3 पे रखना है। अगर आपसे और पूछ ले कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इस चार्ज की वैल्यू कितनी होना चाहिए सो दैट सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो क्या बोलोगे, आपने अभी सेंट्रल चार्ज पे निकाला है ना इक्विलिब्रियम, अब आप क्या करें, ऐसे चार्ज पर, मतलब आपने अभी एक चार्ज पे इक्विलिब्रियम निकाल दिया ना, माइनस तो वैसे हटा दिया, आपने भी एक चार्ज पे इक्विलिब्रियम निकाल दिया ना, है ना। अब आप क्या करें कि इन दोनों में से किसी एक चार्ज पर इक्विलिब्रियम और निकाल दें, ठीक है ना। और कौन से पे निकालें, बोला सर इस पे के इस पे, तो ऐसे पे निकालो जिसमें ये a माइनस एक्स वगैरह का झंझट ना हो, सिंपल x लिखा है उस पे निकाल दो। तो क्या करें, इस चार्ज का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करो। तो भाई ये देखो, ये वाला चार्ज अपनी जगह से कब नहीं हिलेगा, जब E और 4e का रिपल्जन, किसका, E और 4e का रिपल्जन, और ये 4, ये माइनस था ना, तो 4e और माइनस q के अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, तो उस पर नेट फोर्स नहीं लगेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई E और 4e, यहां पे k लिख दिया 1/4 के बीच में, E और 4e के बीच में डिस्टेंस कितनी है, a, तो a² इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो 4e और q, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है इसलिए माइनस साइन लेते हैं, इनके बीच में सेपरेशन कितनी, बोला x²। बोला सर अगर इन दोनों के बीच में निकालने तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये a माइनस एक्स को कहां बीच में फंसाते फिरोगे ना। नाउ तो क्या करोगे भाई, k से तो k कट गया, 4e से 4e कट गया, तो क्या बचा, e, हाँ जी क्या बचा, देखो आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ q ना, तो आप क्या करोगे भाई, x को इस साइड भेज दो या अगले स्टेप में, तो e अपॉन a² इज इक्वल टू q अपॉन x²। q की वैल्यू निकालनी है, तो q की वैल्यू हो जाएगी आपकी x² इंटू e अपॉन x² इंटू से हो गया ना अपॉन में a², q इज इक्वल टू, x की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगी आपकी 2a/3 पुट करोगे ना x की जगह, तो हो जाएगी 4a² अपॉन 9, अपॉन में है a² इनटू में है a, ठीक है, a² से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 4e/9। क्या आंसर आ गया, 4e/9। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका 9th टाइम कम, समझ गए ना, समझ गए ना, इसका 9 टाइम्स कम मैग्नीट्यूड इसका होना चाहिए। नेचर कैसा बोला, नेचर नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज दोनों चार्जेस भाग जाएंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। समझ आ गया ना, क्या करना है, क्या करना है, हाँ जी। तो अभी मैं आपको समझाऊं कि भाई स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको जानने से पहले हम थोड़ी सी बात और समझेंगे। देखिए तो आपको समझ में आ गया क्या, कि अगर क्वेश्चन में कहे कि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज कैप्ट, तो भाई सिंपल क्या निकालो, पोजीशन। अगर क्वेश्चन में कहे कि भाई अगर क्वेश्चन में कहे ना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैप्ट, तो क्या निकालोगे, आपने सेंट्रल चार्ज का इक्विलिब्रियम निकाल लिया ना, साइड वाले का और निकाल दो, और साइड वाला कौन सा, जिसकी वैल्यू आसान सी दिखे। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कौन सा बनता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो उसका पास। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझने से पहले बस एक ही बात कहूंगा कि भाई आप इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन अब आपकी रेफरेंस बुक का या आपके एनसीईआरटी का लगा के देखिए, आपसे बनेगा, सिंपल कुछ नहीं। आप अपनी एनसीईआरटी का या रेफरेंस बुक का कोई भी क्वेश्चन लगा के देखेंगे, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई और मेथड या किसी और तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम टाइम है, चिल करके रखिए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो मान के चलो आपने कोई भी अब देखो यहां पर कंडीशन ऐसे बना दी कि दो चार्जेस फिक्स हैं, मतलब 4e फिक्स है और ये e फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप इनके बीच में अब पॉजिटिव चार्ज रखते हो, ठीक है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, ये 4e इस पॉजिटिव को इस साइड धक्का देगा और e इस पॉजिटिव को इस साइड धक्का देगा, ठीक है। और ये ऐसी पोजीशन पे रखा हुआ है कि इस पर नेट फोर्स जो है ना वो 0 लग रहा है, ठीक है, बोला ये अभी इक्विलिब्रियम में। लेकिन मान के चलिए कि अगर आप इस 4e को अपनी जगह से थोड़ा सा इस साइड धक्का देते हो,
ठीक है, आपने इस साइड पुश कर दिया, तो क्या ये 4e इसको इस साइड और ताकत के नहीं रिपेल करेगा? बोला करेगा, ये साइड आएगा, ये e इसको इस साइड रिपेल कर देगा। मतलब अगर आप इस 4e को अपनी पोजीशन से हटा रहे हो, इस साइड कर रहे हो, तो ये 4e इसको रिपेल करेगा, वापस इस जगह पहुंच जाएगा। अगर इस साइड धक्का दे रहे हो तो ये e इसको रिपेल करेगा, वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन कैसे में है? बोला स्टेबल में। कैसे में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन मान के चलो अगर ये नेगेटिव होता, कैसा होता? नेगेटिव। और नेगेटिव है, अभी ये इक्विलिब्रियम में, मतलब अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा भी, मान के चलो इस साइड, तो अब क्या होगा भाई? इन दोनों के बीच में फोर्स कम हो गया, इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है बढ़ गया। अभी क्या होगा? अभी ये जो है जाएगा और इसे हमेशा के लिए चिपक जाएगा, फिर अलग नहीं होगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? बोला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, याद रखिए, जब दोनों चार्जेस फिक्स हो, कैसे हो? जब दोनों चार्जेस फिक्स हो, तो जो आप थर्ड चार्ज बीच में रख रहे हो ना, इसका नेचर कुछ भी हो सकता है। नेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव भी। लेकिन अगर उसने आपको मेंशन नहीं किया कि चार्ज कैसा है, या फिर लिख के दिया है कि दोनों जो है ना सिंबल लिख के दिया भाई दोनों चार्जेस सिंबल प्लेस्ड हैं, उसने मेंशन नहीं किया कि फ्री है क्या है, तो हमेशा अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नेगेटिव चार्ज को बीच में रखेंगे। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे। इसमें जो है ऑपोजिट चार्ज वाला केस नहीं देगा। ये आपको समझ में आई? फिर से कह रहा हूं, कोई भी नंबर करके देखेंगे आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है एनसीईआरटी से और मोस्ट कैपेबल टाइप है कि भाई आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। एनसीईआरटी मैंडेटरी है, आपको एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे भाई। इस टाइप में देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के काबिल है। देखिए, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, 2 इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर है, कॉपर है और इंसुलेटेड है। ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर तो है लेकिन वुडन यानी कि इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, सो दैट जो कॉपर का जो चार्ज है वो अर्थ में ना चला जाए, ठीक है, लीक ना हो जाए। ठीक है, इसलिए आपने बोला 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, ए और बी, मतलब 2 स्फीयर है ए और बी, इन दोनों के बीच में सेपरेशन 50 सेंटीमीटर और इन दोनों का जो साइज है वो सेम है। क्लियर? दोनों पर चार्ज जो है ये भी सेम है। कहा जा रहा है कि एक अनचार्ज स्फीयर, पहले अपने पास ए और बी थे, दोनों चार्ज थे, दोनों पर सेम साइज, दोनों का सेम चार्ज, लेकिन अब एक अनचार्ज स्फीयर सी को इनके कांटेक्ट में लाया गया। किस तरह से? पहले ए के कांटेक्ट में लाया गया, फिर ए से हटा करके बी के कांटेक्ट में लाया गया, तो ए का चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, बी का चार्ज भी कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, तो मतलब ए और बी पर कुछ चार्ज बचेगा। अब पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, और पहले चार्ज था लेट से Q इज इक्वल टू दिस। तो देखो क्वेश्चन में जैसा कहा वो मैंने मान लिया कि भाई लेट से ये आपके पास एक स्फीयर हो गया और ये आपका दूसरा स्फीयर हो गया, एक स्फीयर हो गया ए और एक स्फीयर हो गया बी। ठीक है, दोनों पर अभी चार्ज होगा, दोनों पर अभी चार्ज होगा, इस पर भी चार्ज Q है, ठीक है, और इस पर भी चार्ज Q है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का पोटेंशियली बराबर होगा। सेम अनचार्ज स्फीयर आप सी लेकर के आए, लेट से इसका चार्ज अभी Q है और इसका चार्ज भी Q है। अगर आप एक अनचार्ज स्फीयर सी लेकर के आए जिस पर अभी चार्ज 0 है, तो जब आप इन दोनों को कांटेक्ट कराओगे, सेम साइज का होगा, तो फिर क्या होगा ना कि भाई दोनों पर चार्ज बराबर बराबर आ जाएगा, बिकॉज दोनों का साइज सेम है ना। ठीक है, तो दोनों बराबर पोटेंशियल तक ट्रांसफर होगा। हाँ, चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है कि Q प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा Q बाय 2। तो भाई दोनों के पास कितना कितना चार्ज आ गया? मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट यहां पे कि भाई पहले था Q, अब इसके पास बचा Q बाय 2 और इसके पास भी आ गया Q बाय 2। अभी क्या किया कि भाई ए के कांटेक्ट के बाद बी के साथ इसको कांटेक्ट जो है कराया, तो क्या होगा? अब सी को यहां से हटा के, मैं यहां से हटा देता हूं, अब इसके बाद सी के पास कितना चार्ज आ गया? Q बाय 2, तो सी को यहां से हटा के इस बी के कांटेक्ट में लाया गया, तो अब इन दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा। भाई पहले सी के पास कोई चार्ज नहीं था, है ना, तो एकदम आधा आधा, समझे ना। अब क्या सी के पास चार्ज है, तो क्या करोगे? भाई चार्ज है ना, तो चार्ज इन दोनों पर कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, दोनों की रेडियस वगैरह सेम है, दोनों पर सेम चार्ज आएगा, यानी कॉमन चार्ज। तो क्या करोगे? Q प्लस, अब ध्यान रखो आधा आधा चार्ज आ जाएगा, तो Q प्लस, इसके पास पहले चार्ज था Q, इसके पास था Q बाई 2, चार्ज ट्रांसफर होगा तो दोनों पर आधा आधा चार्ज आ जाएगा, यानी Q प्लस Q बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3Q बाय 4।
ठीक है, तो इसके पास भी आ गया 3q/4 क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज आएगा ना, और इसके पास भी आ गया 3q/4। तो C को तो अब हटा दो, C को तो अब हटा दो, C को आपने हटा दिया, और अब आपसे पूछ रहा है कि भाई उसने लिखा नहीं कि हटा दो, भाई रखे रहो, लेकिन आपसे पूछ कर रहा है, आपसे पूछ तो वो ये रहा है ना कि फाइंड द फोर्स बिटवीन A एंड B, तो A और B के बीच में आपको फोर्स निकालना है। अब तो आपको सब कुछ पता है, क्या पता है अभी, क्या पता है कि दोनों के बीच में सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू देखो, Q की वैल्यू क्या है देखना जरा, Q1 क्या है Q/2, Q2 क्या है 3q/4, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या R², R मतलब 0.50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 का स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो आपको सिंपल एक काम करना है कि 9 इंटू 10⁹, ठीक है, और Q की वैल्यू पुट करो, ये वाली Q की मतलब देखो रहे हो, इस Q की वैल्यू पुट करो, इस Q की वैल्यू करो पुट करो, और आंसर जो आ जाएगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। सो आज के लिए बस उतना रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारे पैटर्न, जैसे आपने फर्स्ट पैटर्न देखा है ना इक्विलिब्रियम वाला, और बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, बहुत सारे टाइप्स हम उसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन को देखोगे, आंसर आपको जो है ध्यान आएगा। बस इतना ही चाहता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।